बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। कुछ साबित करने जा रहा हूँ और आपके सामने अभी सारी तफसीलात में रख दूँगा। मरीम नवाज़ साहिबा ने दोबारा जजेस के ऊपर अटैक कर दिया और ये इस दफ़ा जजेस कौन हैं? ये 3 मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान हैं इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट के। जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब और जस्टिस सजाद अली शाह साहब। ये तीनों जजेस हैं। ये केस सुन रहे थे डस्का इंतखाब के हवाले से। सलमान अकरम राजा साहब ने वहाँ पे अपने दलाइल दिए, लेकिन इन जज साहिबान ने कहा कि हम यकतरफा बात सुन के फ़ैसला नहीं दे सकते। और इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो उंगली उठाई थी इमरान खान साहब ने, उसमें अब जान पड़ती जा रही है केस में, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने मुस्लिम लीग नून की बी टीम का काम किया था। जैसा मुस्लिम लीग नून ने कहा वैसा उन्होंने फ़ैसला कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उसकी इंक्वायरी करना चाहती है। इंक्वायरी चंद दिनों में हो नहीं सकती और इलेक्शन कमीशन ने 10 अप्रैल को ये इंतखाब करवाने का फ़ैसला कर लिया था। इतनी जल्दी ये इंक्वायरी मुकम्मल नहीं हो सकेगी। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पता करनी पड़ेंगी, बहुत सारे शवाहिद इकट्ठे करने पड़ेंगे, बहुत सारे रिकॉर्ड दस्तयाब करने होंगे। तब पता चलेगा कि उस दिन कौन क्या कर रहा था और किस किस का कसूर था और इलेक्शन कमीशन ने ये 2 नंबरी क्यों की है। यानी मखसूस पोलिंग स्टेशंस के हवाले से शिकायत आई और इंतखाब पूरे हल्के में दोबारा करवाया जाएगा। ये जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स गायब हुए थे, ये कौन ले गया था? मैं आपको पहले दिन से कह रहा हूं कि इनको फ़ौज नहीं लेकर गई। मरीम नवाज़ ये साबित करना चाहती हैं कि फ़ौज या पुलिस इनको ले गई। इनको ना फ़ौज लेकर गई ना पुलिस लेकर गई। ये पहले भी हो चुका है। मैंने आपको डस्का के NA 74 जहाँ से चौधरी गुलाम अब्बास ने इलेक्शन लड़ा था जैद हामिद के बेटे अली हामिद के खिलाफ, अली जैद हामिद के खिलाफ, उसका पूरा मैंने आपको रिकॉर्ड बताया था कि वहां यही वारदात डली थी और नून लीग इलेक्शन जीती थी। एग्जैक्टली यही वारदात डली थी। यहां पे तो जो पोलिंग स्टाफ है सुबह वापस आ गया, वहां पे तो 22-22 घंटे तक वापस ही नहीं आया था। और जब वापस आया था सारे थैले खुले हुए थे, कहीं पे भी सील नहीं लगी हुई थी और बेशुमार यानी 30,000 के करीब जाली बैलेट पेपर लेकर आया था। 8 मुख्तलिफ डिजाइन की मोहरें थी जिनसे वोट डाले गए थे। तो ये तरीका वारदात PTI का नहीं है। ये तरीका वारदात वही है जो NA 74 का था जनरल इलेक्शन में, जो NA 75 में हुआ है। तो पहले दिन से हमें शक था कि ये वाला तरीका तो नून लीग का तरीका है, जहां पे जैद हामिद का बेटा इलेक्शन जीता था। इस तरीके से मली कैसे धांधली कर सकता है? मली को तो प्रॉब्लम शहरों में था, देही इलाकों में तो वो जीत रहा था। यहां पे उसको धांधली करने की जरूरत नहीं थी असजद मली को। तो वो फिर सारी कहानी अब खुल रही है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जब जैसे जैसे इसकी इंक्वायरी में जाएगा उनको पता चलेगा कसूरवार कौन है। और आज मुअज़्ज़िज़ जज साहब ने यह कह भी दिया कि नून लीग के लोगों ने यह दंगा शुरू किया था, इसका आगाज किया था और वो इसका फायदा उठा रहे थे। अब इसके ऊपर जो है वो एक बैशिंग की जा रही है और मरीम नवाज साहिबा ने शुरू करवाई है। एक तो उन्होंने इदारों को टारगेट किया अपनी 2 ट्वीट्स के अंदर और बड़े ज़ूमानी अंदाज में और बड़े तरीके से किया। अदालत इनके हक में फैसला दे तो मौजे ही मौजे, जिंदाबाद। यानी मैं आपको बताता हूं कहां कहां पे जिंदाबाद। यानी मुल्की तारीख में पहली दफा एक सजा याफ्ता मुजरिम को निकाला जाए और जेल से निकालकर बैरून मुल्क इलाज की एक अजीबोगरीब इजाजत दे दी जाए तो अदालत जिंदाबाद। अगर अदालत नवाज शरीफ को 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर हुकूमत कह रही थी नहीं हमें नहीं चाहिए, हमें इनसे गारंटीज चाहिए, लेकिन 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर, मामूली स्टाम्प पेपर पर बैरून मुल्क जाने दे तो अदालत जिंदाबाद। शहबाज शरीफ साहब को 4 साल स्टे के ऊपर पंजाब में वजारत आला पे वो हुकूमत करते रहें तो अदालत जिंदाबाद। आपके खिलाफ यूसुफ रज़ा गिलानी को अदालत अगर नाअहल कर दे इफ्तिखार चौधरी साहब की तो अदालत जिंदाबाद। नवाज शरीफ साहब को 90s की दहाई में अदालत बहाल कर दे तो अदालत जिंदाबाद। अदालत खिलाफ हो तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अटैक कर दो, फिर अदालत जिंदाबाद नहीं है। मलक कयूम शहबाज शरीफ साहब की टेलीफोनिक हुक्मनामे को अदालती हुक्मनामा बना दे तो अदालत जिंदाबाद। मरीम नवाज को वालिद की तमाददारी की इजाजत पर जमानत मिल जाए उस वक्त जब हजारों खवातीन जेलों में कैद हैं और उनको किसी सूरत में बाहर नहीं आने दिया जा रहा। इससे बहुत बड़ी बड़ी वजह है उनके बाहर आने के लिए, लेकिन मरीम नवाज को बाहर आने दिया जाए एक स्पेशल जमानत के ऊपर और फिर वो सियासत करती रहें, उनके वालिद मुल्क से बाहर चले जाएं और वो मुल्क में सियासत करती रहें और जमानत ली हो तमाददारी के लिए तो फिर अदालत जिंदाबाद। शरीफ खानदार के फर्जंद को छुट्टी वाले दिन घर में बैठे हुए जमानत मिल जाए तो अदालत जिंदाबाद। इफ्तिखार चौधरी आपके बयानात और ख्वाहिशात के मुताबिक
ये साबिक चीफ जस्टिस हैं, आज खुद नोटिस ले लेकर कार्रवाइयां करते रहें तो अदालत जिंदाबाद। एक अदालत सहाफियों को बुलाकर पाबंदी करे, इस बात का पाबंद करे कि नवाज शरीफ साहब जो बाहर जा रहे हैं ना, ये डील तुम लोग किस तरह कह रहे हो, इसको डील नहीं कहना और सहाफी भी डील कहना बंद कर दें, तो फिर अदालत जिंदाबाद। आपको एक ही दिन में जाएं और जाके आपको जमानत मिल जाए अदालत से, तो अदालत जिंदाबाद। जब अदालत नैब की ये दरखास्त मुस्तरद कर दे कि जितने मर्जी बड़े हजूम के साथ, जितना मर्जी बड़ा क्राउड लेकर आप नैब के दफ्तर तक जाएं, ये आपका पॉलिटिकल हक है, तो फिर अदालत जिंदाबाद। लेकिन अगर इसी बीच में एक अदालत एक केस को सुनते हुए इलेक्शन की तारीख को आगे कर दे कि 10 अप्रैल को इलेक्शन नहीं हो सकते, हमें इसमें भी बहुत इंक्वायरी करनी, हम देखेंगे कि सारा मामला हुआ क्या, इलेक्शन कमीशन कितना मुलव्वस था, वो बंदे लेकर आओ। अभी तो वो बंदे बुलाए जाएंगे जो बंदे गायब हुए थे, उनसे पूछा जाएगा, उनकी इंक्वायरी होगी, उनका रिकॉर्ड चेक किया जाएगा कि इससे पहले वो कहां कहां ड्यूटियां देते रहे और वहां पे किस किस को इलेक्शन जिताते रहे हैं और वहां पे क्या होता रहा है, वो बड़ा बारीक बीनी से जायजा लिया जाएगा। तो बहुत सारे पोल खुल जाएंगे। ऐसा तो नहीं हुआ कि अदालत ने यह फैसला दे दिया है कि पूरे हल्के में नहीं, सिर्फ 23 पोलिंग स्टेशन पे इलेक्शन होगा, नहीं कहा अदालत ने ऐसा। लेकिन ये फ्रस्ट्रेशन क्यों है, ये नाउमीदी और मायूसी और गुस्सा क्यों है? ये इसलिए है कि इससे पोल खुल जाएगा, सारा मामला पता चल जाएगा कि डस्का वाले इलेक्शन में हो क्या रहा था और किस तरह हो रहा था। वैसे ये पंजाब हुकूमत ने भी कसर कोई नहीं छोड़ी, लेकिन अगर इस तरह से इलेक्शन कमीशन इलेक्शन का कदम करेगा और दोबारा करवाएगा, तो जनरल इलेक्शन में तो सारे इलेक्शन ऐसे ही होते हैं, हर जगह लड़ाई झगड़ा मार कुटाई ऐसे ही होती है, इसी तरह पोलिंग रुकती है, ऐसे ही लड़ाई झगड़ा होता है, हर तरफ होता है, हर जगह पे होता है। तो इस तरह अगर रोकेंगे तो फिर तो सारे रुक जाएंगे, कोई एक इंतखाब भी पाकिस्तान में तस्लीम नहीं किया जाएगा। अब अदालत के ऊपर अटैक कर दिया गया है और जजेस को गालियां दी जा रही हैं। गालियां, मैं गाली का वर्ड यूज कर रहा हूं तो ये गाली है जो दी जा रही है। मैं यहां पे आपके सामने लेना नहीं चाहता, लेकिन मैं आपको अकाउंट बता देता हूं कौन कौन से हैं मरीम नवाज के, और ये वो सारे अकाउंट बता रहा हूं जिनको मरीम नवाज खुद फॉलो करती हैं और ये हमेशा मरीम नवाज इनको फॉलो करती हैं और ये मरीम नवाज की मर्जी के मुताबिक, यानी व्हाट्सएप के ऊपर ये चलते हैं मैसेजेस, पैगामात, और ये ट्रेंड बनाए जाते हैं, फिर व्हाट्सएप से ये ट्विटर के ऊपर जाते हैं और मुख्तलिफ अकाउंट इसको चलाते हैं और ये लगातार चलते हैं और ये हज़ारों की तादाद में है। इस वक्त टॉप ट्रेंड बना हुआ है जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब को गालियां देने का। थोड़े दिन पहले जनरल बाजवा को गालियां दी जा रही थी, जनरल फैज़ हमीद को गालियां दी जा रही थी, जनरल इरफान को गालियां दी जा रही थी। अभी मुख्तलिफ डेरों के ऊपर, मुख्तलिफ सड़कों पर, मुख्तलिफ कॉर्नर मीटिंग्स में मिलिट्री को जो है वो गालियां दी जाती हैं, फौज को सरेआम गालियां दी जाती हैं, बहुत बुरा भला कहा जाता है और गंदी गालियां दी जाती हैं, माँ बहन की गालियां भी देते हैं ये पाकिस्तान की फौज को और फौजी क़यादत को। और ये मुस्लिम लीग नून के जलसों में हो रहा है और बाय डिज़ाइन हो रहा है, वो चाहते हैं ये किया जाए और वो ये कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं और प्लानिंग के तहत हो रहा है। अब मैं ज़रा थोड़े अकाउंट आपको पकड़ के बताऊं जो मैंने पकड़े हैं। IQ एक अकाउंट है, इसके सिर्फ 404 फॉलोअर हैं, जिनमें एक मरीम नवाज भी है। अप्रैल 2017 में ये बना था, अब तक सिर्फ 404 फॉलोअर हैं। आप समझ जाएं फिर इसको, मरीम नवाज इसको फॉलो कर रही हैं। इन्होंने भी ट्रेंड चलाया जज साहब के खिलाफ। आई अहमद 453 इनके फॉलोअर्स हैं और ये भी शामिल हैं। यासिर लगारी 2311 फॉलोअर्स हैं, मरीम नवाज फॉलो करती हैं और ये भी ट्रेंड चला रहे हैं जज साहब के खिलाफ। इब्ने उमर 442 फॉलोअर्स हैं, जिनमें से एक मरीम नवाज हैं और ये जज साहब के खिलाफ कंपेन चला रहे हैं। यासिर खान 290 फॉलोअर्स हैं और ये कंपेन चला रहे हैं, मरीम नवाज भी इनकी फॉलोअर हैं और ये कंपेन चला रहे हैं जज साहब के खिलाफ। ज़ीशान मलिक जुलाई 2013 में आए, 2000 फॉलोअर्स हैं, कंपेन चला रहे हैं जज साहब के खिलाफ। नजम वली खान एक सहाफ़ी हैं, फरवरी 2010 में ये आए, इन्होंने भी ये वाला ट्रेंड चलाया और 8000 फॉलोअर्स हैं इनके। आफ्ताब खान जदून 14000 फॉलोअर्स, जुलाई 2017 में आए, मरीम नवाज भी फॉलोअर हैं, ये भी ये कंपेन चला रहे हैं। मसूद उस्मानी, बिट्टू, जकी सद्दीकी, सियानी कुड़ी, ये सारे वो अकाउंट हैं जिनके बहुत थोड़े चंद सौ चंद हज़ार इनके जो फॉलोअर्स हैं, बहुत ही, और इस तरह के सैकड़ों हैं, मैं क्या आपको बताऊं। और ये सबको मरीम नवाज फॉलो करती है और ये सारे मरीम नवाज को फॉलो करते हैं और PMLN के बहुत सारे और लोग भी इनको फॉलो करते हैं जो मरीम नवाज की अपनी टीम के लोग हैं। तो ये सोशल मीडिया टीम इसलिए बनाई थी कि जजों को, जर्नैलों को, मुखालिफिन को गंदी गालियां देनी है। आप ये सारा डाटा निकालें, मेरे ख्याल में पाकिस्तान के
इदारों की अब ये जिम्मेदारी है, क्योंकि पाकिस्तान की अदलिया और पाकिस्तान की फौज, वो जो एक रेड लाइन है जिसको क्रॉस आज तक नहीं किया गया था, वो अब क्रॉस की जा रही है। इन सब का रिकॉर्ड निकाला जाए, इन सब के मोबाइल डाटास निकाले जाएं, इन लोगों को गिरफ्तार किया जाए, इनके व्हाट्सएप के रिकॉर्ड चेक किए जाएं और सारी चेकिंग करने के बाद देखा जाए कि ये सब कुछ किस तरीके से एक दफ्तर से बैठ के मैनेज किया जा रहा है। इसके पीछे मरियम नवाज का मीडिया सेल है, सोशल मीडिया सेल, जिसको इन्होंने बनाया था 2013 के इंतखाबात से पहले यहां मॉडल टाउन में। यानी अभी मैंने आपको दर्जनों मिसालें दी जहां पे शरीफ खानदान अदालत जिंदाबाद करता है, लेकिन जैसे ही कोई चीज इनके खिलाफ आती है वहां पे अदालत को मुर्दाबाद करते हैं, जजेस को गालियां देते हैं। एस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठ के परवरिश पाई है, सियासत सीखी है, सियासत की है, इक्तदार में आए हैं हमेशा एस्टेब्लिशमेंट के साथ। लेकिन जब एस्टेब्लिशमेंट ने गोद से उतारा और ये कहा कि खुद चलना सीखो, तो अब उनको गालियां दे रहे हैं। ये एक बहुत बदतमीज बच्चे वाली हरकत है कि जब तक आपको कोई अपनी गोद में बिठा कर रखे, आपकी बात माने, आप कहें जिंदाबाद, और जब कोई उतारे तो आप उसको गालियां देना शुरू कर दें। और अब ये जो इलेक्शन वाला मामला है ना, इसके अंदर से मुझे पता है कि बहुत कुछ निकलने जा रहा है। मरियम नवाज साहबा की गिरफ्तारी तो होगी, आने वाले दिनों में होगी, अभी फौरी तौर पे तो फिलहाल नहीं होने जा रही, लेकिन बहुत मुमकिन है कि रमज़ान मुबारक में उनकी गिरफ्तारी हो जाए और उनको गिरफ्तार कर लिया जाए। और उनकी गिरफ्तारी के बाद जो है वो फिर हमजा शहबाज साहब अपनी पार्टी को और कंपेन को जो है वो कंट्रोल करेंगे और पीडीएम के साथ मामलात को देखेंगे, तो कुछ बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है। लेकिन जिस अंदाज में मरियम नवाज चला रही हैं, वो इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की रियासत के लिए, इदारों के लिए और रियासती इदारों के लिए जो है वो एक ख़तरनाक तरीका है, हमारे इत्तफाक और इत्तेहाद के लिए ख़तरनाक तरीका है। वो एक आपस में लड़वाने वाली पॉलिसी के ऊपर गामजन है। यानी जजों को भी गाली दो, जर्नल्स को भी गाली दो, सहाफ़ियों को भी गाली दो, पॉलिटिकल अपोनेंट्स को भी गाली दो, और इतनी गाली दो कि गालियां ही चलती रहें हर तरफ। एक बदबूदार किस्म का गटर बन के रह गया है सोशल मीडिया, और सोशल मीडिया एक गटर है, मुझे बहुत पहले किसी ने कहा था। तो इस किस्म के लोगों की वजह से जो है वो सोशल मीडिया गटर बन जाता है। मेरे ख्याल में इससे गुरेज करना चाहिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को और तमाम लोगों को। इमरान खान के खिलाफ फैसले आए सुप्रीम कोर्ट से, अदालतों से, यानी जब नाअहल कर दिया गया आपका, तो ये एक इलेक्शन है डस्का का, सिर्फ एक एमएनए का मामला है। जब नाअहल किया गया इमरान खान साहब के बहुत करीबी साथी को, जहांगीर तरीन को, तो अदालत को गालियां तो नहीं दी किसी ने उस वक्त। जब इलेक्शन के ऊपर एक कमीशन बना था 2013 के इलेक्शन पे और इमरान खान के खिलाफ फैसला आया था, तो तब इमरान खान ने या किसी ने उस वक्त जजेस को गालियां तो नहीं दी थी। और जब नवाज शरीफ साहब के हक में फैसला आया था अदालत का, और जब यह कहा गया था कि अभी इंक्वायरी फर्दर की जाएगी, एक जेआईटी बनाई जाए जिस पे मुस्लिम लीग नून ने मिठाइयां खाई थी, तो तब भी किसी ने जजों को गालियां नहीं दी थी। तो पीएमएलएन का ये तरीका वारदात है, जब भी कभी कोई इदारा इनके खिलाफ चले ये फौरन गाली देते हैं, बदतमीजी करते हैं, उसके गले पड़ते हैं। और जब भी कभी कोई इनके हक में आए तो ये उसको जिंदाबाद कहते हैं, उसको कहते हैं हम सुरखरू हो गए, और ये हक और इंसाफ का बोलबाला हो रहा है। ये एक ताजिर की अप्रोच होती है, एक बिजनेसमैन की अप्रोच है। मुनाफा मिले तो जिंदाबाद, नफा हो तो जिंदाबाद, नुकसान हो तो फौरी तौर पर रिएक्ट करो, फौरी तौर पर रिएक्ट करो, रोना धोना शुरू कर दो, लुट गए, बर्बाद हो गए, तबाह हो गए। लेकिन ये सियासत है, इसको सियासत की तरह से करना इन्होंने अभी तक सीखा नहीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब दोबारा से रीएक्टिव हुई है थोड़ा सा पीडीएम में, उसकी कुछ वजूहात हैं। नंबर एक तो यह है कि यूसुफ रज़ा गिलानी की जो दरखास्त थी वो फारग हो गई। अब उनको अगर तहरीक अदम-ए-एतमाद लानी है यूसुफ रज़ा गिलानी को दोबारा चेयरमैन सेनेट बनाने के लिए, तो उनको मुस्लिम लीग नून की ज़रूरत पड़ेगी। तो उस ज़रूरत के तहत उन्होंने दोबारा पीडीएम के अंदर पिंगे चढ़ाना शुरू कर दिए, नंबर एक। नंबर दो, जो आसिफ अली जरदारी साहब के स्विस अकाउंट्स के हवाले से ब्रॉडशीट रेफरेंस में कोई मामला खुला है और उसके अंदर बात हुई है, तो और उस रिकॉर्ड के बारे में कहा गया कि वो रिकॉर्ड नैब के रिकॉर्ड रूम में है और उसको निकाला जाए और उसकी पड़ताल की जाए, जांच की जाए। तो इन दो चीज़ों से जरदारी साहब और पीपल्स पार्टी के अंदर एक खौफ आया, और उस खौफ ने फ़ौरन उनको वापस पीडीएम के अंदर लाके खड़ा कर दिया कि इनके साथ मिलकर कोई ना कोई गेम दोबारा डाली जाए और इनके साथ मिलकर दोबारा एस्टेब्लिशमेंट को या पाकिस्तान की हुकूमत को ब्लैकमेल किया जाए और अपने लिए कोई रूम निकाला जाए, अपने लिए कोई जगह पैदा की जाए। ये है पीपल्स पार्टी के वापस आने की जगह। अब देखें, अगर अब भी रियासती इदारे नहीं करेंगे, अभी भी अगर FIA नहीं जागेगा, PTA अगर अभी भी नहीं जागेगा, इन सारे अकाउंट्स को, व्हाट्सएप के अंदर होने वाली कार्रवाइयों को और इन सारे मुजरिमों को नहीं पकड़ेगा
जो मुल्की इदारों को, जजेस को, जर्नैलों को लगातार गालियां दे रहे हैं, बदतरीन गालियां और बहुत गंदी गालियां दे रहे हैं। जब तक इनको नहीं पकड़ेगा तो हमारा जो ये स्ट्रक्चर है जो मुल्क का, वो सारा तबाह होना शुरू हो जाएगा। एक अनार्की की तरफ हम जाएंगे और इसकी अगली स्टेज में फिर मारामारी और लड़ाई झगड़ा है। उसके लिए ये सारे लोग जिम्मेदार होंगे जो आज खामोश हैं। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।